एक लड़की रोज मुझसे पिज़्ज़ा मंगवाती। एक रात जब मैं पार्सल देने गया तो बारिश शुरू हो गई। वो कहने लगी अंदर आ जाओ ना, बारिश रुक जाए तो चले जाना। मैंने इनकार कर दिया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगी तुम पूरे भीग चुके हो, अंदर आ जाओ। वो भी पूरी भीगी हुई थी, उसका लिबास बदन से चिपका हुआ था। करीब आकर कहने लगी मुझे बारिश से बहुत डर लगता है, मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ। इतना कहकर वो मेरे सीने से लग गई। अचानक बिजली के कड़कने से उसने मुझे और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लिया था। मैं भी इंसान था, कोई फरिश्ता नहीं था। अपने जज्बातों को रोक नहीं पाया। मैंने उसे गोद में उठाया और उसके कमरे में लेकर गया और फिर मैंने उसके एक एक करके सारे कपड़े। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मैं एक डिलीवरी बॉय था। सुबह से शाम तक मेरा बस यही काम था। मोटरसाइकिल में यूं चलाता था जैसे पायलट जहाज उड़ाता है। मोटरसाइकिल पर मेरी स्पीड बहुत तेज थी। जहां दूसरे डिलीवरी बॉय दिन में 5-6 ऑर्डर पूरे कर पाते थे, मैं 10 से 12 ऑर्डर कर चुका होता था। वैसे तो हम जैसे लड़कों का एक ही रोना होता है, बेरोजगारी और गुर्बत। लेकिन उस पर भी मेरी शक्ल सूरत बहुत ही खूबसूरत थी। बस डिलीवरी बॉय का अगर यूनिफॉर्म न पहनता तो लड़कियां मुझ पर फिदा हो जाती। आज भी मैं उसी घर के सामने खड़ा था जो पिछले 1 महीने से हर दूसरे दिन मुझसे कुछ न कुछ मंगवाती रहती थी। काफ़ी खूबसूरत लड़की थी। मेरे आने से पहले ही अपना दरवाज़ा खोल कर खड़ी हो जाती। जैसे ही मेरी बाइक खड़ी होती, उसके चेहरे पर एक दिल फरेब सी मुस्कुराहट सज जाती थी। मैं उसका सामान उसके हवाले करता और वो मुझे एक खूबसूरत मुस्कुराहट से नवाज देती। साथ ही मुझे पैसे पकड़ा देती। मैं थैंक यू मैम कहकर वहाँ से चला जाता। पिछले 3 महीने से यही सिलसिला जारी था। कभी पिज़्ज़ा, कभी बर्गर, कभी दूसरा सामान वो मुझसे मंगवाया करती थी। मेरा फ़ोन नंबर उसने उस वक्त लिया था जब इत्तेफाक से दूसरी बार उसका ऑर्डर मैं उसके घर पर देने गया था। कहने लगी हर बार एक नया डिलीवरी बॉय आता है और मेरे घर का रास्ता उसे याद ही नहीं होता। कई कई घंटे मुझे उसे समझाने में लग जाते हैं कि दाईं जानिब मुड़ जाओ, सीधा सीधा आओ, ब्लैक कलर का गेट है, वहाँ रुक जाओ। लेकिन कम वक्त को घर का रास्ता ही नहीं मिलता। तो मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें बुला लिया करूँगी। फिर अपनी आंख दबाकर मुझसे धीरे से कहने लगी तुम्हारी मेहनत से 100 रुपये ऊपर दूंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा जी बिल्कुल ठीक है। मेरा घर भी उस लड़की के घर के करीबी इलाके में ही था। मैंने सोचा कि इस तरह से मुझे कम पैसों में सामान भी करीब ही छोड़ना पड़ेगा, पैसे भी ज़्यादा मिल जाया करेंगे। और वो लड़की बेहद खूबसूरत थी और अदाएं भी बहुत दिखाती थी। मैं दिल फरेब किस्म का इंसान तो नहीं था, लेकिन जब सामने वाला खुद अपना आपा पेश करने वाला हो तो फिर मुफ्त की शराब तो कारी को भी बुरी नहीं लगती। 3 महीने तक मैं उस खूबसूरत हसीना को मुख्तलिफ चीज़ें देने जाता रहा, लेकिन उससे बात भी हो जाती थी। अब वो मुझसे काफ़ी बेतकल्लुफ़ हो चुकी थी। सर्दियों की रातें थीं। उसने एक रात मुझे कॉल की। उस वक्त मैं घर पहुंचा ही था। खाना खाकर अपनी चारपाई सहन में बिछाई, उस पर लेट कर रजाई में घुस गया। छोटी बहन से कहा कि 1 कप चाय बना दो। रजाई में घुसकर मैं गरम गरम चाय के घूंट भर रहा था जब उस लड़की की कॉल आ गई। मैंने वक्त देखा, रात का 1 बज रहा था। मैंने बेजार सी शक्ल बनाई कि अब ये इस वक्त मुझसे कुछ न कुछ मंगवाएगी। मैंने फ़ोन उठाया तो वो चहकती हुई आवाज़ आई। कहने लगी काशिफ, पिज़्ज़ा खाने को दिल चाह रहा है, प्लीज़ पिज़्ज़ा ला कर दे दो ना। मैंने कहा वक्त देखा है आपने, इतनी सर्दी हो रही है। मैं इस वक्त रजाई में घुसकर बैठा हूँ और गरम गरम चाय पी रहा हूँ। आप मुझे बताएं, ऐसे हालात में आपको लगता है कि मैं अपनी रज़ाई छोड़कर, अपनी चाय छोड़कर आपके लिए पिज़्ज़ा लेकर आऊँगा? जितनी वो मुझसे बेतकल्लुफ़ हो चुकी थी, मैं उससे हंसी मजाक में ऐसी बातें कह देता था। कहने लगी बहुत भूख लगी है, मेरे घर पर आज भिंडी बनी है और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने सुबह का बस नाश्ता किया हुआ है। अगर तुम मुझे पिज़्ज़ा ला दो तो मैं तुम्हें डिलीवरी चार्जेस के अलावा 100 रुपये दूंगी। मैंने कहा मैं सिर्फ 100 रुपये की खातिर अपनी रज़ाई नहीं छोड़ सकता।
میری بات پر وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی چلو 200 دے دوں گی۔ چلو 400 لے لینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آ رہا ہوں۔ کہنے لگی سو سویٹ آف یو۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اس کے ایسے جملے اکثر میرے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دیتے تھے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے گھر جاؤں گا تو آج مجھ پر ایک بم دھماکہ ہونے والا ہے۔ میں نے کہا کاشف میاں ہٹاؤ یہ رضائی اور جا کر اپنی جان کو پیزا دے کر آؤ۔ وہ لڑکی کافی خوبصورت تھی، دبلی پتلی سی، اسمارٹ سی، بال بھی لمبے تھے، کیونکہ اکثر بال کھول کر ہی وہ دروازے پر کھڑی میرا انتظار کر رہی ہوتی تھی، میرے لیے تیار بھی ہوتی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے پسند کرنے لگی ہے، لیکن تھی میری حیثیت سے بہت زیادہ۔ پھر میں نے سوچا کہ محبت کہاں تخت و تاج دیکھتی ہے، اتنی بھی امیر نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ مجھ سے بہتر ہے۔ میں تو ایک چھوٹے سے علاقے کا رہنے والا ایک غریب سا انسان تھا، اپنے ماں باپ کا واحد سہارا تھا۔ میرے والد کی محلے میں نائی کی چھوٹی سی دکان تھی، لیکن مجھے اس کام سے شروع سے چڑ تھی۔ ابو تو کہتے تھے کہ میرے ساتھ دکان پر حجامت کیا کرو، لیکن میں نے صاف منع کر دیا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا۔ 3 بہنیں تھیں گھر میں، صرف 2 ہی کمرے تھے۔ ایک کمرے میں امی اور ابو سوتے تھے، دوسرے میں میری بہنیں۔ اس لیے مجھے بس ایک صحن ہی ملا ہوا تھا جہاں پر امی چرپائی بچھا دیتی تھی اور میں اپنی سردیاں گرمیاں وہیں گزارتا تھا۔ امی کی کمیٹی کھلی تو امی نے مجھے بائک دلا دی اور پھر میں نے ڈیلیوری بوائے بننا پسند کیا۔ میں نے چائے کا خالی کپ سائڈ پر رکھا، رضائی سے اٹھ کر اپنی جیکٹ پہن کر تیار ہو گیا۔ میری جیب میں 1000 کا نوٹ موجود تھا۔ میں نے لارج سائز کا پیزا لیا اور روبینہ کے گھر کے سامنے جا کر اسے کال کر دی۔ وہ کہنے لگی ہاں بس آ رہی ہوں۔ میں باہر کھڑا بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا، لیکن 10 منٹ ہو گئے وہ نہیں آئی۔ دوبارہ میں نے کال کی تو فون نہیں اٹھایا۔ سردی کی شدت آج بہت زیادہ تھی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو رگڑا، منہ سے پھونک مار کر انہیں گرم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے منہ سے بھی دھواں سا نکل رہا تھا، ہونٹ بھی سردی کے مارے کپ کپا رہے تھے۔ میں چاہ رہا تھا وہ جلدی سے آئے اور اپنا پیزا لے اور میں اپنے گھر جاؤں۔ نہ جانے بیچاری کو کتنی بھوک لگی ہوگی۔ وہ نہیں آئی تو میں اپنی بائک سے اترا، پیزا لیا اور ڈور بیل بجا دی۔ کچھ ہی دیر میں جیسے ہی دروازہ کھلا تو سامنے ایک بڑی عمر کا شخص کھڑا ہوا تھا جو مجھے بڑے غصے سے گھور رہا تھا، اور روبینہ ڈری سہمی اس بڈھے کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگا کیا بات ہے، کون ہو تم؟ میں نے ایک نظر روبینہ کی طرف دیکھا، پھر میں نے کہا جی میں ڈیلیوری بوائے ہوں، پیزا منگوایا تھا نا آپ نے؟ وہ کہنے لگا کس نے منگوایا تھا پیزا؟ روبینہ پیچھے کھڑی نہ میں سر ہلانے لگی کہ میں یہ نہ بتاؤں کہ پیزا روبینہ نے منگوایا تھا۔ میں نے اس کا مکان نمبر دیکھا اور اگلے گھر کا مکان نمبر بول دیا۔ وہ کہنے لگا یہ ہمارا مکان نمبر نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا میں ان سے پوچھ چکا ہوں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے منگوایا ہے۔ میں نے کہا دیکھو میں بہت غریب لڑکا ہوں، شاید میرے ساتھ کسی نے شرارت کر دی ہے، میں یہ پیزا افورڈ نہیں کر سکتا۔ جس نے بھی یہ پیزا منگوایا ہے اس نے شاید غلط ایڈریس دے دیا ہے، اس لیے اگر آپ رکھ لیں تو میرے پیسے بچ جائیں گے۔ میں نے بڑی معصوم سی شکل بنائی۔ میں چاہتا تھا کہ روبینہ پیزا کھا لے کیونکہ اس نے صبح کا ناشتہ کیا ہوا تھا۔ وہ شخص کچھ دیر تو مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا کتنے کا ہے؟ میں نے کہا 1000 کا۔ اس نے جیب سے 1000 روپے دیے اور پیزا لے کر اندر چلا گیا۔ میں نے سکون کا سانس بھرا۔ اس سے پہلے کہ میں بائک کی جانب پلٹتا مجھے اس گھر سے شور کی آواز آئی۔ وہ شخص روبینہ سے کہنے لگا کہ شکر کرو وہ لڑکا کسی اور کا آرڈر لایا تھا، لیکن اگر مجھے یہ پتہ چلا کہ تم نے منگوایا ہے تو میں یہ بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ گھر کی بہو بیٹی دروازے پر غیر مردوں سے چیزیں منگوائے مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ تم میرے گھر کی بہو ہو، میرے گھر کی عزت ہو۔ اگر تم نے ایسی حرکت کی تو میں راشد کو فون کر کے دبئی سے بلوا لوں گا اور تمہارے میکے میں جا کر تمہاری شکایت لگاؤں گا۔ پکڑو یہ پیزا، میں تو یہ نہیں کھاتا۔ یہ سن کر تو میرا دماغ چکرا گیا تھا۔ تو کیا روبینہ شادی شدہ تھی؟ یہ سوچ کر تو میرا دل بجھ سا گیا تھا۔ میں نے روبینہ کے حوالے سے خواب اپنی آنکھوں میں سجا لیے تھے۔
उस शख्स की बात को सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो रुबीना का ससुर है और नहायत ही सख्त मिजाज है, और वो बेचारी न जाने कैसे ज़िंदगी गुजार रही है। शायद उसका शौहर बैराने मुल्क में रहता है। तभी वो अंकल कह रहा था कि राशिद को बुला लूँगा, तुम्हारी शिकायत लगा दूँगा, तुम्हारे मायके में शिकायत लगाऊँगा। मेरा दिल रुबीना के लिए हमदर्दी के जज्बात से उभरने लगा था। अगले रोज़ रुबीना की कॉल आई। कहने लगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे ससुर के सामने मेरी इज्जत रख ली। मैंने कहा, क्या तुम शादीशुदा हो? कहने लगी, हाँ, बस मेरी किस्मत ख़राब थी जो मैं इस घर में शादी करके आ गई। मैंने कहा, तुम्हारा शौहर तुम्हें सपोर्ट क्यों नहीं करता? कहने लगी, वो दुबई में रहता है, कई महीने में वापस आता है, और आ भी जाए तो अपने माँ बाप के सामने नज़रें नहीं उठा सकता, तो वो मुझे क्या सपोर्ट करेगा। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ और अफसोस भी। वो कहने लगी, तुम नहीं जानते मैं कैसी तंगी और तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजार रही हूँ। ये थोड़े बहुत पैसे मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर जमा करती हूँ ताकि अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा कर सकूँ, वरना राशिद जितने भी पैसे भेजता है वो सब मेरे ससुर के पास होते हैं। उसकी ये बात सुनकर मुझे दुख होने लगा था। मैंने कहा, तुम्हें जब भी कुछ खाना हो मुझे बता देना, और ये भी बता देना कि तुम्हारा खड़ूस ससुर घर पर नहीं होता, तब मैं तुम्हें देने आया करूँगा। वो कहने लगी, पता नहीं मैंने तुमसे अपने दिल की बात क्यों कह दी। मुझे तुमसे ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी, तुम मेरे लगते ही क्या हो। उसकी दुख भरी आवाज़ सुनकर मेरा दिल लाचारगी से धड़का था। एक बार रात के 12 बजे रुबीना का फ़ोन आया। कहने लगी, मेरे घर पर कोई नहीं है, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ तुम मेरे घर आ जाओ ना। मैंने कहा, मैं कैसे तुम्हारे घर आ सकता हूँ, अगर तुम्हारा ससुर पीछे से घर में आ गया तो। वो कहने लगी, वो दोनों गांव गए हुए हैं, उनके किसी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया है, मेरे घर पर कोई भी नहीं है, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। वो बेहद खौफज़दा थी और डर भी रही थी। मैंने कहा, तुम परेशान न हो, मैं बस अभी थोड़ी देर में आता हूँ। कुछ ही देर बाद मैं उसके घर के दरवाजे पर खड़ा था और वो दरवाज़ा खोले बदहवास सी खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर इत्मीनान भरी लहर दौड़ी। मैं उसके दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। उसने दरवाज़ा खोल दिया और मुझे अंदर बुलाने लगी। मैं ये सोच रहा था कि मुझे अंदर जाना चाहिए या नहीं, लेकिन वो बेहद खौफज़दा थी। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ अंदर आ जाओ। मैं अंदर चला गया। उसके बाद उसने मुझे लाउंज में बिठा दिया। कहने लगी, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। मैंने कहा, नहीं, मैं इतनी देर नहीं रुक सकता। मैं तो बस तुम्हें यही कहने आया था कि तुम अपने घर के दरवाज़ों को अच्छी तरह से लॉक करो और रात को कोई भी आए तो दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि तुम घर में अकेली हो। वो कहने लगी, मैं आज तक कभी भी अकेली नहीं रही। ऐसा करो, तुम लाउंज में सो जाओ, मुझे ये तसल्ली तो होगी कि घर में कोई है। मैंने कहा, रुबीना, ये मुनासिब नहीं है। अगर खुदा न खास्ते तुम्हारे ससुर सुबह सुबह घर आ गए और उन्होंने मुझे देख लिया तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। वो कहने लगी, मुझे रात को बहुत डर लगता है। अभी हम ये सब बातें कर ही रहे थे कि बाहर बारिश की आवाज़ आने लगी। ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूम गया। मैं जैसे ही तेज़ कदमों से सहन की जानिब बढ़ा तो बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। रुबीना कहने लगी, ओहो, इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई। मैंने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं घर चला जाऊंगा। मैं अभी ये कह ही रहा था जब ज़ोरदार बादल गरजने की आवाज़ आई। रुबीना डर के मारे मेरे सीने से लग गई। उसके इस बेख्तियारी अमल ने मुझे फ्रीज़ करके रख दिया था। एक करंट की लहर थी जो मेरे पूरे वजूद में फैल गई। एकदम से मैं पीछे हटा। गुनाह का खौफ मुझे डराने लगा। मैंने कहा, रुबीना, तुम दरवाज़ा बंद कर लो, मैं घर जा रहा हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, रोने लगी, कहने लगी, मत जाओ, मुझे बारिश से बहुत खौफ आता है, मैं मर जाऊंगी। काशिफ, उसने मेरा हाथ थाम लिया। उस वक्त तक हम दोनों सहन में खड़े, दोनों भीग चुके थे। बारिश कम होने के बजाय और भी ज़्यादा तेज़ हो गई। उसका टाइट लिबास बारिश की वजह से उसकी जीनत को जाहिर करने लगा था। मेरी नज़रों में बेताबी बढ़ने लगी। मैंने फ़ौरन से अपना पहलू बदला, नज़रें झुकाईं। मैं यहाँ से जाना चाहता था, वरना शायद खुद पर काबू खो बैठता।
اس لیے میں نے روبینہ سے اپنا ہاتھ چھڑایا، لیکن عین وقت پر آسمان پر بجلی چمکی، بادل کی گرج سے روبینہ کو کانپنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کاشف کہتی ہوئی میرے پہلو کے ساتھ لگ گئی۔ میں بھی انسان تھا، کوئی فرشتہ نہیں تھا، اور جہاں مرد اور عورت اکیلے ہوں وہاں تیسرا شیطان موجود ہوتا ہے۔ میری بھی عقل اس وقت کام کرنا چھوڑ گئی، بس دل کی دھڑکنیں تھیں جو اس وقت روبینہ کے دل کے ساتھ دھڑک رہی تھیں، کیونکہ وہ میرے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس نے خوف کی وجہ سے اپنے دونوں ہاتھ میری کمر سے جکڑ رکھے تھے۔ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ مجھ پر بے خودی سی چھانے لگی۔ میں اسے اندر لے گیا، کمرے کا دروازہ بند کیا، اور پھر ہمارے جذبات پوری طرح جاگ اٹھے تھے۔ شیطان ہم پر حاوی ہو چکا تھا۔ روبینہ نے مجھے بس ایک بار ہی منع کیا تھا، لیکن میں مکمل اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ مجھے ہوش اس وقت آیا جب میں زنا جیسا گناہ کر چکا تھا۔ میں بری طرح سے پچھتا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، کاشف، یہ تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ میں نے تمہیں اپنی حفاظت کے لیے بلایا تھا اور تم نے، یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، دیکھو، جو کچھ ہوا ہے وہ حادثائی طور پر ہوا ہے۔ رات کو بارش بہت تیز تھی اور پھر تم خود بھی تو میرے ساتھ لگ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں خوف زدہ تھی، ڈری سہمی تھی۔ تم تو مرد تھے، تمہیں تو ہوش و حواس سے کام لینا چاہیے تھا نا۔ میں تو خوف کے مارے پناہ مانگ رہی تھی، لیکن تم نے تو مجھے برباد کر کے رکھ دیا۔ میں نے کہا، دیکھو، جو کچھ بھی ہو گیا ہے اس میں میرا کوئی بھی قصور نہیں ہے، تمہیں مجھے بلانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، تم سمجھو میرا ہی قصور ہے، میں ہی غلط ہوں۔ اس نے اپنی معصوم شکل بنا کر کہا۔ میں وہاں سے واپس چلا آیا۔ مجھے اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندگی ہونے لگی۔ میں گھر آیا تو میری ماں مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم کہاں پر تھے؟ رات بھر میں نے نظریں چرائیں۔ میں نے کہا، امی، رات کو بہت طوفانی بارش ہو گئی تھی، اس لیے اپنے دوست کے گھر رک گیا تھا۔ میری امی کہنے لگیں، بارش کو رکے ہوئے 3 گھنٹے ہو چکے ہیں، اور رات کی بارش کی پیش گوئی تو 4 دن پہلے سے ہی کر دی گئی تھی۔ تمہیں وقت پر گھر آ جانا چاہیے تھا۔ میں رات بھر تمہارے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ فون تو کر سکتے تھے کہ دوست کے گھر پر سو گیا ہوں۔ 100 فون کیے تمہاری بہنوں نے، لیکن تم نے فون اٹھانے کی بھی زحمت نہیں کی۔ میں کمرے میں چلا گیا، بہنوں سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں سونا چاہتا ہوں، اس لیے وہ کمرے سے باہر چلی جائیں۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئیں۔ مجھے اپنے کیے گئے گناہ کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ مجھے وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ مجھے روبینہ کی بھی بہت فکر ہو رہی تھی۔ اس کے بعد نہ تو روبینہ کا کوئی فون آیا، نہ میں نے اس سے رابطہ کیا۔ چند دن بعد روبینہ کی کال آئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اٹھائی۔ کہنے لگی، کاشف، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جب سے تم گئے ہو مجھے بس تمہارا ہی خیال پریشان کر رہا ہے۔ پتہ نہیں کیوں میں نے کہا، دیکھو، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، گناہ ہے۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی، میرا شوہر مجھے اپنے والدین کی دیکھ بھال کے لیے لایا ہے۔ اس نے خود تو پردیس میں شادی کر رکھی ہے، اپنے بیوی کے ساتھ عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے، اور مجھے یہاں تنہائی کا عذاب جھیلنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے۔ میں بھی تو انسان ہوں۔ روبینہ سسکیوں سے روتے ہوئے یہ سب کہہ رہی تھی۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ کیسا خود غرض شوہر تھا اس کا۔ وہ کہنے لگی، بس مجھ سے بات کر لیا کرو، اپنی آواز مجھے سنا دیا کرو، مجھے تم سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میرا دل بھی اب روبینہ کی محبت میں گرفتار ہونے لگا تھا۔ جب بھی دن کے وقت وہ اکیلی ہوتی مجھے بلا لیتی، مجھے اپنے کمرے میں لے جاتی، پھر مجھ سے محبت بھری باتیں کرتی اور میرے قریب آ جاتی۔ کئی بار ہم دونوں محبت کے نام پر گناہ کر چکے تھے۔ ایک بار میں ابھی روبینہ کے کمرے میں ہی تھا جب اس کے گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ ڈور بیل بھی بجنے لگی۔ یہ سن کر ہم دونوں کے رنگ اڑ گئے۔ میں فوراً سے روبینہ کے کمرے میں چھپ گیا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، میرے سسر ہوں گے، جیسے ہی وہ کمرے سے جاتے ہیں میں کھڑکی سے تمہیں باہر نکال دوں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں اس کے کمرے کے پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ کچھ دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ روبینہ کے منہ سے راشد کا نام سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کا شوہر دبئی سے آیا تھا۔ کہنے لگا، میرا سرپرائز تمہیں کیسا لگا رومی؟ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔
کہنے لگی بہت بہت اچھا۔ اس کا شوہر کہنے لگا امی ابو کہاں پر ہیں؟ وہ کہنے لگی وہ تو کسی دوست سے ملنے گئے ہیں، آپ نہا لو، میں آپ کے لیے کھانے کو کچھ لاتی ہوں۔ اس کا شوہر اس کے ساتھ محبت کرنے لگا، کہنے لگا روبینہ تمہارے بغیر میں نے کیسے یہ وقت گزارا ہے، پہلے مجھے یہ تو بتانے دو۔ روبینہ کا سارا دھیان مجھ پر تھا، بہت ڈری اور خوف زدہ سی تھی، اپنے شوہر سے اپنا آپا چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اپنی بے تابیاں دکھا رہا تھا۔ میرے سامنے اس نے روبینہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا اور مجھ پر کیا بیتی یہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ میں بھی اس سے محبت کرنے لگا تھا، اس لیے اسے اس کے شوہر کے ساتھ برداشت کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا شوہر واش روم جا چکا تھا۔ روبینہ میرے پاس آئی، پردہ ہٹا کر مجھ سے کہنے لگی کہ جلدی یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں نے کہا روبینہ اپنے شوہر سے کہو دور رہے، ورنہ میں اس کا خون پی جاؤں گا۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، میں اب تمہارے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کر سکتا، تمہارے شوہر کو بھی نہیں۔ اس سے کہو وہ تمہیں طلاق دے دے اور رہے اپنی دوسری بیوی کے پاس۔ میں بے حد غصے میں تھا۔ روبینہ کا رنگ اڑا ہوا تھا، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ ابھی جاؤ یہاں سے، میرے شوہر نے تمہیں دیکھ لیا تو آج کی رات میری آخری رات ہوگی۔ میں نے کہا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ یہ کہہ کر میں اس کے گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد روبینہ نے مجھے فون کرنا بھی چھوڑ دیا، لیکن مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ جب بھی یہ خیال آتا کہ وہ اپنے شوہر، مجھے بے چینی سی ہونے لگتی۔ میں روبینہ کو ڈھیروں میسج کرنے لگا، اس سے کہتا کہ مجھے تم سے ملنا ہے، میں تمہیں دیکھے بنا نہیں رہ سکتا۔ وہ اب مجھ سے بہانے کرنے لگی تھی، میرے دل میں اپنی محبت کی آگ لگا کر اب وہ مجھ سے دوری اختیار کر رہی تھی، اور میں اس کی قربت کے لیے اب بے چین ہونے لگا تھا، یا شاید گناہ کی عادت ہونے لگی تھی۔ ایک بار مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں ایک پیزا لے کر اس کے گھر پہنچ گیا۔ دروازہ اسی نے کھولا، اسے دیکھ کر میرا دل بے قرار سا ہونے لگا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران تھی، کہنے لگی تم کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ کہنے لگی میرے سسر اور ساس اپنے کمرے میں ہیں، تم جاؤ۔ لیکن میں گھر کے اندر آ گیا۔ میں نے کہا میں اپنے دل کا کیا کروں؟ روبینہ میں پاگل ہو جاؤں گا، تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی، میرے سینے سے لگ گئی، کہنے لگی میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ پا رہی ہوں، لیکن میری مجبوری کو سمجھو۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے پیچھے ہٹ گئی، لیکن مجھے کہاں صبر تھا۔ میں نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا، اپنی بے تابیاں دکھانے لگا، جس کی عادت اسی نے مجھے ڈالی تھی۔ وہ مجھے پیچھے کرنے کی کوشش میں تھی کہ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ شاید جلد بازی میں روبینہ کمرے کا دروازہ لاک کرنا بھول گئی تھی۔ سامنے اس کا سسر کھڑا تھا، اسے دیکھ کر تو میرا بھی رنگ اڑ گیا تھا۔ روبینہ نے مجھے دھکا دیا اور اپنے سسر کے پاس جا کر رونے لگی، کہنے لگی یہ شخص نہ جانے کیسے گھر میں گھس آیا ہے، میرے کمرے میں آ کر میرے ساتھ، یہ کہہ کر رونے لگی۔ میں حیران رہ گیا، اپنے آپ کو بچانے کی خاطر وہ مجھے بری طرح پھنسا چکی تھی۔ اس کا سسر مجھے مارنے لگا، اس نے شور مچا دیا، محلے کے لڑکے جمع ہو گئے اور مجھے مارنے لگے۔ روبینہ کا شوہر بھی آ گیا، اس نے مجھے بہت مارا، کہنے لگا میں تمہیں جیل میں ڈلوا دوں گا، تم چوروں کی طرح میرے گھر میں آ کر میری بیوی کے ساتھ گناہ کر رہے تھے۔ میں نے کہا میں روبینہ سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، اسے چھوڑ دو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ روبینہ کا رنگ اڑ گیا، وہ اپنے شوہر کے سامنے صاف مکر گئی، کہنے لگی یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اسے نہیں جانتی۔ میں نے کہا روبینہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے پیار کیا ہے، کہہ دو تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ کہنے لگی راشد یہ لڑکا جھوٹ بول کر مجھے بدنام کر رہا ہے، تاکہ یہ سزا سے بچ جائے، اسے جیل بھجوا دو۔ میری بات پر کسی نے اعتبار نہیں کیا۔ روبینہ کہنے لگی یہ شخص مجھے بلیک میل کر رہا تھا کہ تمہیں تمہارے شوہر کے سامنے جھوٹا ثابت کر دوں گا۔ وہ لڑکی بہت بڑی جھوٹی تھی، مکار تھی، اس کے شوہر نے کوئی دوسری شادی نہیں کی تھی، وہ ہر 2-3 مہینے بعد انڈیا آتا تھا، کئی بار وہ بھی اس کے ساتھ دبئی جا چکی تھی۔ اس کے شوہر نے دوسری شادی بھی نہیں کی تھی اور اسے ہر مہینے اس کی عیاشیوں کے لیے خرچہ بھی بھیجتا تھا، لیکن یہ اس عورت کا شوق تھا
नौजवान लड़कों को बेवकूफ़ बनाकर अपना जी बहलाना, और मैं उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और अब जेल की सलाखों के पीछे बैठा था। मुझे 2 साल की कैद हुई थी। मेरे बूढ़े माँ बाप वकीलों और पुलिस वालों को पैसे दे देकर थक गए थे ताकि मैं जेल से बाहर आ जाऊं। औरतों का ये घिनौना रूप मैंने पहली बार देखा था। शौहर के होते हुए मजलूम बनकर रोना, रोकर उसने मुझे इस्तेमाल किया था। जानबूझकर मुझे उस रात को बुलाया। बारिश की पेशगोई तो पहले ही हो चुकी थी। वो जानती थी उस दिन बारिश होगी। मुझे बुलाकर उसने जानबूझकर मेरे अंदर हवस की आग जलाई थी। मोहब्बत का नाम देकर वो मुझसे अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर रही थी। यहाँ तो वो झूठ बोलकर बच गई, लेकिन खुदा के सामने क्या करेगी। बेशक मैं भी कसूरवार था, मुझे भी गुनाह से बचना चाहिए था, लेकिन मैं बहक गया था। शैतान ऐसे ही इंसान को अपने झांसे में फंसाने की कोशिश करता है, और मैं भी उस धोखे में आ चुका था। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ऐसा मत करना। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा नाम संजना है। मेरी शादी एक ऐसे परिवार में हुई थी जहां मेरे पति और मेरे ससुर के अलावा और कोई भी नहीं था। जब ये रिश्ता हमारे घर आया था तो मेरे माता पिता को बहुत अच्छा लगा था। आजकल कौन नहीं चाहता कि कम सदस्य वाले परिवार में अपनी बेटी की शादी हो, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि मेरी शादी गांव में हुई थी। मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी और शहर में ही शादी करना चाहती थी। मेरी इच्छा थी कि मेरी शादी किसी अमीर परिवार के लड़के से हो, और मैंने सुना था कि ये लड़का भी अच्छी नौकरी करता है। मुझे बताया गया कि ये लड़का शहर में नौकरी करता है, लेकिन वो गांव में रहता था। वो अपनी गाड़ी से सुबह शहर के लिए निकलता है और रात को वापस आ जाता है। ये सुनकर मुझे राहत मिली कि मुझे अपने मायके से ज़्यादा दूर नहीं रहना पड़ेगा। लड़का दिखने में बेहद स्मार्ट और पढ़ा लिखा था। उसकी फैमिली में सिर्फ 2 ही लोग थे, मेरे ससुर जी और मेरे पति। मेरे पति ने मुझे बताया था कि मेरे ससुर जी की आंखों की रोशनी लगभग 2 साल पहले चली गई थी। उनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया था, और वक्त पर इलाज न होने की वजह से उनकी रोशनी पूरी तरह चली गई। ये रिश्ता हमारे लिए बहुत अच्छा था, इसे ठुकराने का और कोई कारण नहीं था। इसलिए मेरी शादी बड़ी ही सिंपल तरीके से हो गई थी। मैं अपने पति के साथ ससुराल आई। शादी के पहले दिन गांव की सभी औरतों ने मेरा बहुत अच्छे से वेलकम किया। मुझे चारपाई पर बैठाकर सब ने मुझे गिफ्ट दिए। मुझे अपने ससुराल की शादी की रस्में और रीति रिवाज बहुत पसंद आए थे। मैंने अपने ससुर जी का आशीर्वाद लिया और घर के काम करने लगी। वो मुझे बेटी कहकर बुलाते थे। मेरे ससुर बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन जब भी मैं काम करते हुए उनकी तरफ देखती तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे घूर रहे हैं। फिर मुझे याद आता कि वो तो देख ही नहीं सकते। ये ख्याल मुझे बार बार आता था, लेकिन फिर मैं भूल जाती कि वो अंधे हैं। हमारे घर पर गांव की औरतें आती और थोड़ी देर बातचीत करके चली जाती। मेरे ससुर का कहना था कि गांव के लोग बहुत प्यार और मोहब्बत वाले होते हैं। मेरे ससुर कमरे से बाहर नहीं आते थे और हम दोनों दिन भर अकेले रहते थे। मेरे पति ने मुझे शादी की रात ही समझा दिया था कि मुझे उनके पिता का ख्याल रखना है। मेरे ससुर जी की आंखों की रोशनी जाने के बाद उन्होंने घर पर ही रहना शुरू कर दिया था। पहले हमारे घर में एक नौकरानी हुआ करती थी, जो अब नौकरी छोड़कर जा चुकी थी। तब से घर में काम की परेशानी बढ़ गई थी। पड़ोस की एक औरत हमारा खाना आकर बना देती थी, लेकिन ये व्यवस्था हमेशा के लिए नहीं चल सकती थी। शादी की पहली रात मेरे पति ने मेरी बहुत तारीफ की थी, और मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके पिता का हमेशा ख्याल रखूंगी। सुबह उठकर सबसे पहले मैं अपने ससुर जी के लिए नाश्ता बनाती थी। शुरू में मेरे पति बाज़ार से नाश्ता ले आते थे और मुझे आराम करने को कहते थे, लेकिन अब मैंने घर का सारा काम खुद ही संभाल लिया था, क्योंकि इस घर में कोई और महिला नहीं थी। मैंने अपने ससुर जी से कहा कि मैं घर का सारा काम खुद करूंगी। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर और मेरे पति बहुत खुश हुए थे।
میرے پتی نے کہا کہ ہمیں اپنے گھر کے لیے ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نہ صرف خوبصورت ہوں بلکہ سمجھدار بھی ہوں۔ ناشتے کے ٹیبل پر میں نے سب کے لیے ناشتہ پروسا اور اپنے سسر جی کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ نکال کر دیا۔ میرے پتی نے بھی اپنے پتا کو اپنے ہاتھ سے ناشتہ کھلایا۔ میرے پتی مجھے دیکھ کر دھیمے دھیمے مسکرا رہے تھے۔ جب میرے پتی گھر پر ہوتے تو اپنے پتا کا سارا خیال وہی رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے پتا جی سے مجھے ناشتہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب اگلی بار سے تم یہ ذمہ داری نبھاؤ گی۔ میں نے اپنے پتی سے خوش ہو کر کہا، کیوں نہیں، میں گھر کی ساری ذمہ داری سنبھال لوں گی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سسر ابھی میرے سامنے بیٹھ کر گھور رہے ہیں۔ جب میرے سسر کا ناشتہ پورا ہو گیا تو میرے پتی پاس کی چیئر سے اٹھ کر میرے برابر کی چیئر پر بیٹھ گئے، میرے چہرے کو سہلانے لگے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے سسر ہمیں دیکھ نہ لیں، لیکن میرے پتی نے اشارے سے کہا کہ وہ ہمیں کیسے دیکھ سکتے ہیں، ان کی آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے۔ میرے پتی مجھے بے حد پیار کرتے تھے۔ جب میرے پتی گھر پر نہیں ہوتے تھے تو میں گھر کا سارا کام بنا دوپٹے کے ہی کیا کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے اور سسر جی کو بھی دکھائی نہیں دیتا، اس لیے میں کسی بھی حالت میں کام کرتی رہتی تھی اور سسر جی کے سامنے بھی آ جاتی تھی۔ میرے سسر بہت اچھے انسان تھے اور ان کی عادت بھی بہت اچھی تھی۔ کبھی کبھی مجھے افسوس ہوتا تھا کہ اتنے اچھے انسان کی آنکھوں کی روشنی کیسے جا سکتی ہے۔ میرے سسر کے چہرے پر ہمیشہ مسکان بنی رہتی تھی۔ ایک بار میرے پتی نے مجھے بتایا تھا کہ میرے پتا جی بہت ایماندار انسان ہیں۔ گاؤں میں کوئی بھی انہیں برا بھلا نہیں کہتا۔ وہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتے آئے ہیں اور سب لوگ ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ میں نے اپنے پتی سے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے اپنے پتا جی کا علاج نہیں کروایا؟ میرے پتی نے کہا، ان دنوں میری شہر میں بہت مہتوپورن میٹنگ تھی، اس لیے میں کچھ ہفتوں کے لیے وہاں رکا ہوا تھا۔ اس لیے پاپا نہیں چاہتے تھے کہ وہ مجھے اپنی پریشانی بتا کر اور بھی پریشان کریں۔ انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا اور دھیرے دھیرے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ جب میں بہت دنوں بعد گھر واپس آیا تب مجھے پتہ چلا۔ اگر وہ مجھے وقت پر بتا دیتے تو میں انہیں شہر لے جا کر ان کا علاج کروا دیتا اور شاید وہ ٹھیک ہو جاتے، لیکن انہوں نے تو اپنا علاج نہ کروانے کی ضد پکڑ لی تھی۔ میرے پتی نے کہا کہ پاپا کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی بہت کوشش کی، لیکن پاپا ہر بار منع کر دیتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا، میری اب عمر ہو گئی ہے، میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھ لیا ہے، اب تمہاری زندگی جینے کا سمے ہے، تم شادی کرو اور اپنی زندگی جیو۔ میرا کیا ہے، میرا ایک پیر کیچڑ میں ہے اور دوسرا کیلے کے چھلکے پر، کب میری زندگی پھسل جائے کیا پتہ۔ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، پاپا نے کہا تھا۔ فکر مت کرو، میں دیکھ نہیں سکتا لیکن سن تو سکتا ہوں اور تمہیں محسوس کر سکتا ہوں۔ میں بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تمہارا گھر بس جائے۔ میرے پتی نے کہا تھا کہ اب پاپا کے کام کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ میں نے اپنے پتی سے وعدہ کیا تھا کہ میرے رہتے ہوئے گھر میں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں نے سسر کے پرانی تصویر دیکھی تھی جن میں ان کی آنکھوں کی روشنی تھی اور میری ساس بھی زندہ تھیں۔ میری ساس بے حد خوبصورت تھیں اور میرے سسر اپنی جوانی میں بہت ہینڈسم تھے۔ ایک دن میرے سسر نے کہا، دیکھو بہو، میرے بھاگیہ میں کیا لکھا ہے کہ میں اپنی بہو کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتا اور نہ ہی اسے دیکھ کر آشیرواد دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا، سسر جی کوئی بات نہیں، آپ اس طرح سے بھی مجھے آشیرواد دے سکتے ہیں۔ شادی کے کچھ دن اسی طرح سے گزرتے چلے گئے۔ ایک دن میرے پتی کو کچھ دن کے لیے شہر میں رکنا پڑا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے مائکے چھوڑ دو، لیکن میرے پتی نے کہا، میں تمہیں اس طرح سے مائکے نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ یہاں پر میرے پتا جی اکیلے ہیں، ان کا یہاں کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے۔ میرے پتی تو جا چکے تھے اور مجھ سے کہہ کر گئے تھے کہ میرے پیچھے میرے پتا جی کا خیال رکھنا، انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا اور ان کے کپڑے بھی بدل دینا۔ کھانے تک تو ٹھیک تھا لیکن کپڑے بدلنے کی بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے اپنے پتی سے کہا کہ کپڑے بدلنا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ میرے پتی نے کہا، تمہیں تو پتہ ہی ہے پتا جی دیکھ نہیں سکتے،
मान लो कि अगर तुम्हारे मायके में ऐसा हो जाता और तुम्हारे पिताजी का ख्याल रखने वाला कोई ना होता तो तुम अपने पिता का ख्याल भी नहीं रखती। मैंने कहा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? भगवान ना करे ऐसा हो। मेरे पति ने कहा कि इसीलिए तो कहता हूँ कि तुम पिताजी के सारे काम किया करो। पति के जाने के बाद मेरे ससुर जी ने मुझे आवाज़ लगाई, बहू बहू कहकर मुझे पुकारा। मैं भागती हुई उनके कमरे में गई। मेरे ससुर धोती और बनियान पहने हुए खड़े थे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या मेरा बेटा जा चुका है? मैंने कहा, हाँ, आधा घंटे पहले ही निकले हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन तुम मेरी शर्ट उठा दो। शर्ट बेड के किनारे पर लटकी हुई थी। मैंने उनकी शर्ट उन्हें दे दी। उन्होंने जैसे तैसे शर्ट पहन ली, लेकिन बटन उल्टे सीधे लगा रहे थे। मैंने कहा, आप छोड़ दीजिए, मैं बटन बंद कर देती हूँ। और अचानक उनका हाथ मेरी कमर पर लग गया। मैंने उन्हें शर्ट पहना दी और फिर उन्होंने कहा, बहू मेरे बाल भी बना दो। मैंने ड्रेसिंग से कंघी लेकर उनके बाल बना दिए। मेरे ससुर कहने लगे, बहू ज़रा मुझे अपने हाथ तो दो। मैंने कहा, क्यों पिताजी, क्या हुआ? वो बोले, दो तो सही। डरते डरते मैंने अपने हाथ उनको पकड़ा दिए। मैं सोच रही थी कि वो मेरे हाथ क्यों पकड़ना चाहते हैं। उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए और कहने लगे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारे घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल रखा है। तुम्हारी जगह शायद कोई और औरत होती तो शायद वो तुम्हारी तरह गृहस्थी नहीं संभाल पाती। मेरे ससुर जी ने मेरे हाथों को बड़ी मजबूती से थाम लिया था। मैं अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा, बहू अभी यहीं पर रहो, इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है? मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें देख नहीं सकता, लेकिन महसूस तो कर सकता हूँ। इसके बाद उन्होंने कहा, भगवान ने मुझे कोई बेटी नहीं दी। अगर मेरी बेटी होती तो शायद वो भी तुम्हारी तरह मेरी सेवा नहीं करती। कमला की मौत के बाद मुझे बड़ा अफसोस हुआ था, क्योंकि वो मेरी हमसफ़र थी और बहुत मेरा ख्याल रखती थी। हमारे घर की इकलौती औरत थी। मेरे बेटे और मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन उसके बाद सारी जिम्मेदारी मेरे बेटे के कंधों पर आ गई और फिर तुमने संभाल ली। मैंने कहा, आप किसी पर भी बोझ नहीं हैं और मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपकी बेटी की ही तरह हूँ। आप मुझे अपनी बेटी ही समझो। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिए और बोले, तुम बहुत अच्छी हो और मेरा बहुत ख्याल रखती हो। लेकिन उन्होंने अभी भी मेरा हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ था। मैंने उनसे कहा, पापा जी मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे किचन में जाकर खाना बनाना है। मेरे ससुर ने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं तुरंत किचन में चली आई। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरे ससुर जी की हरकतें कुछ अजीब सी होने लगीं। मेरे पति लगभग 3 महीने के लिए बाहर गए हुए थे। उन्होंने कहा था कि काम का सीज़न है और उन्हें वहीं रहना पड़ेगा। इसी दौरान मेरे ससुर मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्री हो गए थे। अब तो वो मुझे आवाज़ लगाकर कह देते कि मुझे शर्ट पहना दो, शर्ट के बटन मुझे बंद नहीं होते, या मेरे सर की मालिश कर दो और मेरी टांगें भी दबा दो। शादी के पहले मुझे लगा था कि मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे पति और मेरे ससुर हैं, तो मुझे ज़्यादा काम नहीं करना होगा। लेकिन मैं अपने ससुर जी की वजह से घन चक्कर बनकर रह गई थी। सारा दिन बस काम ही काम करना पड़ता था, आराम करने का मौका नहीं मिलता था। एक दिन मैं आराम करने के लिए अपने कमरे में गई थी, तभी अचानक मेरे ससुर जी के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। मैं उनके कमरे में गई तो उन्होंने कहा, बहू मेरे पास बैठो, देखो मोबाइल पर कितने अच्छे जोक्स आ रहे हैं। मैंने उनसे कहा, आप सुनते रहिए, मैं आराम करने जा रही हूँ। मेरे ससुर जी ने कहा कि बहू आराम तो होता ही रहेगा, मेरे बेड पर लेट जाओ, आराम भी करती रहना और चुटकुले भी सुनती रहना। मैं हैरान हो गई कि वो मुझे अपने बिस्तर पर लेटने की बात कर रहे थे। मैंने कहा, सारा दिन घर का काम करती रहती हूँ, अब आराम करने के बाद मुझे खाना भी बनाना है। मेरे ससुर जी हंसते हुए बोले, मेरे पास बैठो और चुटकुले सुनो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। मैंने कहा, काम छोड़ दूँ, काम तो कभी ख़त्म नहीं होते। फिर मैं उनके बिस्तर पर जाकर बैठ गई और कहा, ठीक है बताइए, अगर आपको भूख लगेगी तो क्या खाएंगे? उन्होंने हंसते हुए कहा, तू मेरे करीब बैठ जाओ, मेरे लिए यही बहुत है। मैं उठकर खड़ी हो गई और कहा, खबरदार,
जो आपने मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की तो। मेरे ससुर जी हंस रहे थे। मैं तुरंत अपने कमरे में चली गई और जाकर लेट गई। काम करते करते मैं बहुत थक जाती थी। मेरे ससुर जी घर का खाना ही खाते थे। मेरे पति का कहना था कि उन्हें ताज़ा खाना ही खिलाना। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं किचन में चली गई। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने दुपट्टा नहीं ओढ़ा हुआ था। मेरे ससुर अपने कमरे पर चेयर पर बैठे हुए थे। मैं झाड़ू लगा रही थी और अचानक देखा कि वो मेरे पीछे खड़े थे। मैंने कहा, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? उन्होंने कहा, नहीं बहू, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस महसूस कर रहा था कि कमरे में तुम ही हो या कोई और है। मैंने कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं? भला हमारे घर में हमारे अलावा कौन रहता है? उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं, और फिर अपने बिस्तर पर बैठ गए। रात को मैं उन्हें खाना खिलाने गई। खाना खिलाते वक्त वो बहुत खुश होते थे। कभी कभी मेरा हाथ पकड़ लेते थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे हाथ का बना खाना बहुत टेस्टी होता है। अब धीरे धीरे मुझे उनके व्यवहार में बदलाव दिखने लगा था। मुझे अब उनसे उलझन होने लगी थी, क्योंकि वो किसी न किसी बहाने से मुझे छूने की कोशिश करने लगे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करना चाहते हैं। मैं अपने ससुर की हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपने पति को उनके हरकतों के बारे में कैसे बताऊं, क्योंकि मेरे ससुर ने कहा था कि वो देख नहीं सकते। मुझे यकीन था कि मेरे पति मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी। दरवाज़ा खुला हुआ था। अचानक मेरी आंख खुली, क्योंकि मुझे लगा कोई मेरे पैरों पर गुदगुदी कर रहा है। जैसे ही मैंने देखा, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि मेरे ससुर ही थे। मैंने तुरंत अपना दुपट्टा डाला और पूछा, पापा जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं कोई अंधा वंधा नहीं हूँ, सब कुछ देख सकता हूँ। मैं तो हैरान रह गई और डर भी गई। मैंने कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे ससुर ने जल्दी से मुझे पकड़ लिया। मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहे थे। मैंने चिल्लाने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया, और फिर उसके बाद जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मुझे अपने ससुर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने झूठ बोला था कि वो अंधे हैं, और इस बात का फ़ायदा उठाया। उन्होंने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया था। मैंने उनसे कहा, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं आपके बारे में सब कुछ अपने पति को बताऊंगी। मेरे ससुर हंसते हुए बोले, मेरा बेटा कभी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं अंधा हूँ। अगर तुमने मुझ पर आरोप लगाया, वो तुम्हें ही घर से निकाल देगा। उनकी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मुझे लगा कि वो सही कह रहे हैं। मेरा पति कभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन मेरे ससुर ने जो किया था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ। मैं बिल्कुल लाचार हो गई थी और ज़मीन पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरे ससुर ने कहा, मेरी नज़र तो तुम पर पहले दिन से ही थी, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत थीं, और मैं तुम पर उसी दिन से लट्टू हो गया था। मैंने कहा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने बताया, मैंने मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पाला पोसा था। जब से वो शहर गया, उसने मुझ पर ध्यान देना बंद कर दिया। फिर मैंने प्लान बनाया कि अपने बेटे का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए मुझे अंधा बनना पड़ेगा। मैंने अपने बेटे से झूठ बोला था, और उसने इस बात पर यकीन कर लिया। जब उसने शादी की और तुम्हें घर लाया तो मेरी नज़र तुम पर ही थी। मैं लाचार होकर ये सब सुन रही थी, लेकिन शायद मेरी किस्मत अच्छी थी। मेरे पति दरवाजे पर खड़े होकर सारी बातें सुन चुके थे। दरअसल आज मेरा जन्मदिन था और मेरे पति मुझे सरप्राइज देना चाहते थे। मेरे पति ने दरवाज़ा खुला देखा तो अंदर आकर सारी बातें सुन ली। ये देखकर मेरे पति ने अपने बाप को बहुत मारा और उनसे सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए। फिर मुझे भी अपने साथ शहर ले गए। उन्होंने मुझसे अपने बाप की तरफ से माफ़ी मांगी। अब मैं अपने पति के साथ शहर में रहती हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद करें। मेरी चाची बेहद खूबसूरत और जवान औरत थी। वो मुझसे सिर्फ 10 साल बड़ी थी। माँ बाप की मौत के बाद ही
मेरी चाची मुझे अपने घर ले आई और मेरा बहुत ख्याल रखने लगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ इतना प्यार क्यों करती है। ये राज तब खुला जब एक रात चाचा घर पर नहीं थे। चाची मुझे जगाकर अपने बेडरूम में ले गई, कहने लगी कि मुझे अकेले सोने में डर लगता है। एक ही बिस्तर में चाची के साथ सोना मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन मजबूरी थी। आधी रात का वक्त होगा जब मुझे लगा जैसे मेरे मुंह में कोई गर्म चीज़ डाल रहा है। आंख खुली तो देखा चाची अपने दोनों मेरे मुंह में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। माँ बाप के मरने के बाद चाची मुझे अपने घर ले आई। चाची ज़्यादा उम्र की औरत नहीं थी, मुझसे सिर्फ 10 साल ही बड़ी थी। चाची ने मुझे एक कमरा रहने के लिए दिया था। उसमें सिर्फ एक सिंगल बेड ही था। मैं हर वक्त अपने कमरे में ही रहता था। एक दिन मेरी चाची मेरे कमरे में आई तो मैं सोने की तैयारी में था। मेरी चाची मेरे पास आकर बैठ गई। एकदम उसने मुझे अपने गले से लगा लिया और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने मेरी कमर को सहलाना शुरू कर दिया तो मैंने महसूस किया कि आज शायद चाची ने नीचे के कपड़े नहीं पहने हुए हैं। चाची शायद अपनी आदत से मजबूर थी। इस वक्त चाचा घर पर नहीं थे, वो अक्सर घर लेट आया करते थे। अब तो ये रोज़ का रूटीन हो गया था कि चाचा के जाते ही चाची मेरे कमरे में आकर बैठ जाया करती थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि जब से मैं अपनी चाची के घर रहने के लिए आया था, उन्होंने अपने लिबास में काफ़ी हद तक तब्दीलियां कर ली थी। वो ऐसे बारीक कपड़े पहनती कि मैं देखकर शर्मिंदा हो जाता और नज़रें झुकाने पर मजबूर हो जाता। मेरी चाची एक मोटी तंदुरुस्त औरत थी। मोटापा उन पर बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ऐसे कपड़े पहनने से उनके जिस्म का एक एक हिस्सा मुझे साफ नज़र आता। उस रात चाचा ने फ़ोन किया कि आज रात वो घर पर नहीं आएंगे, शायद वो दूसरे शहर गए हुए थे। चाची बहुत खुश दिखाई दे रही थी और कहा कि आज तुम मेरे कमरे में ही बिस्तर लगा लो, तुम्हारे चाचा आज घर नहीं आएंगे। मैं समझ गया कि मेरी चाची मुझसे क्या चाहती है। मैं नया नया जवान हो रहा था, लेकिन उस रात मेरी हिम्मत जवाब दे गई जब चाची ने सुबह तक मेरे साथ। मेरे माँ बाप की मौत कुछ अर्सा पहले हुई थी। उस वक्त घर पर मेरी चाची और चाचा थे, या फिर मैं था। सारे मेहमान भी जा चुके थे। मेरी उम्र 16 साल थी और मेरी चाची की उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। वो सिर्फ मुझसे 10 साल ही बड़ी थी। दादा दादी की पहले ही मौत हो चुकी थी। चाचा की शादी होते ही दादा दादी की मौत हो गई। मेरी कोई फूफो भी नहीं थी। मेरे बाप और मेरे चाचा 2 भाई ही थे। मैं बिल्कुल बेसहारा होकर रह गया था। सारे रिश्तेदार तन्हा छोड़कर चले गए थे और वापस पलटकर मुझसे पूछा तक नहीं था। मेरी उम्र ऐसी न थी कि मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकता। मैं तो खुद भी मैट्रिक क्लास पास हो गया था। चाची ने कहा कि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसे हम समेट सकें। खाली 4 दीवारी का घर ही रह गया है। इसलिए मैं तुम्हें ये भी नहीं कह सकती कि अपना सामान बांधो और हमारे साथ चलो। फिर चाची मुझे साथ लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, तुम मेरे जेठ की आखिरी निशानी हो, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकती। चाची का ये कहना था कि मेरे चाचू भड़क उठे और कहने लगे, तुम हरगिज़ इसे अपने साथ नहीं ले जा सकती, इसे इसकी खाला के हवाले कर दो, हमने इसका ठेका नहीं उठा रखा है। चाचा की ये बात सुनकर मेरी चाची ने चाचा से कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप अपने भतीजे को कैसे यहाँ पर अकेला छोड़ सकते हैं। वो कहने लगे, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं इसे अपने घर पर बिल्कुल नहीं रखूँगा। इसके ननिहाल का हक बनता है कि वो इसकी देखभाल करें। ये सुनना था कि मुझे अपनी बेबसी पर और ज़्यादा रोना आ गया। मेरी ज़िंदगी का फैसला अब दूसरे कर रहे थे। चाची ने चाचा के सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, खुद के लिए ये जुल्म ना करें, वो पहले ही बहुत बड़े सदमे से गुजर रहा है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि इसकी वजह से आपको कभी भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। चाचा कहने लगे कि तुम नहीं जानती, मेरा कारोबार मुनासिब है, मैं बहुत मुश्किल से अपने घर का खर्च चला रहा हूँ, मैं भतीजे की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मेरी चाची कहने लगी, हम ये घर किराए पर चढ़ा देंगे, इसकी मरम्मत भी करवा देंगे और भाईजान की जो दुकान है उसे भी किराए पर दे देंगे और जो कुछ किराया आएगा इसे इसका खर्चा पूरा हो जाएगा
और वो आप पर बोझ नहीं होगा। जैसे ही बड़ा होगा तो वो अपने कारोबार को संभाल लेगा। बस कुछ सालों की तो बात है। ये बात सुनकर चाचा खामोश हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर नागवारी के तासुरात अभी भी वैसे के वैसे ही थे। मैं चाची के साथ उनके घर चला गया। उनका घर 3 कमरे का था। उसमें से एक कमरा चाची ने मुझे दे दिया, जो कि बहुत ही छोटा था, जिसमें सिर्फ सिंगल बेड ही मौजूद था और एक अलमारी थी। चाचा ने मेरा घर और दुकान दोनों किराए पर दे दिए। मुझे कपड़े भी दिला दिए थे, स्कूल में भी दाखिला करवा दिया था। लेकिन मैं बहुत ही चुप चुप सा रहने लगा था। ना ही मेरी पढ़ाई में दिल लगता था और ना किसी और चीज़ में। हर वक्त मुझे अपने माँ बाप की याद सताती रहती थी। एक बार मेरे कमरे में चाची आई और मुझे यूं रोता हुआ देखकर अपने साथ लगा लिया और तसल्ली देने लगी कि तुम फिक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा ये गम भी भर जाएगा। ये कहते हुए चाची ने मेरी कमर पर हाथ से सहलाना शुरू कर दिया। पता नहीं, लेकिन मुझे अपने पूरे वजूद में एक सनसनी सी दौड़ती हुई महसूस हुई। मैं बुरी तरह से घबरा गया था। उस वक्त तक चाची ने मुझे अपने गले से लगाए रखा हुआ था और मेरी कमर पर बेखुदी से उनकी उंगलियां सफ़र कर रही थीं। मेरे दिल की धड़कनें अजीब अंदाज से तेज़ हो रही थीं। मैं फ़ौरन से उनसे पीछे हट गया। मेरे यूं एकदम पीछे हटने पर मेरी चाची मुझसे नज़रें चुराने लगी। फिर मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, मेरा जला हुआ बाजू देखने लगी। कहने लगी कि कितना गहरा ज़ख्म है, लाओ मैं दवा लगा देती हूँ। लेकिन मुझे अपनी चाची का अंदाज़ पता नहीं क्यों बहुत ही अजीबो-गरीब सा लग रहा था। मुझे समझ नहीं आया। मैंने अपना हाथ उनके हाथ से छुड़ा लिया। मैंने कहा, नहीं, मैं खुद लगा लूँगा। लेकिन इसके बाद तो जैसे ये सिलसिला चल ही निकला था। सुबह सवेरे चाची घर के सारे काम निपटाकर मेरे पास आकर बैठ जाती। मुझे तसल्ली देने के बहाने कभी मेरा कंधा सहलाने लगती, कभी मेरी कमर सहलाने लगती। मैं उनका हाथ पीछे कर देता। एक बार मैंने गुस्से से कहा, चाची, मैं ठीक हूँ। जो कुछ हो चुका है मैं इस बात को भूल चुका हूँ। अब मैं पढ़ना चाहता हूँ। प्लीज़ आप मेरे कमरे से बाहर निकल जाएं। मेरे बिगड़ते हुए रवैये को देखकर वो फ़ौरन कमरे से बाहर चली गईं। कहने लगी कि मैं रात को तुम्हारे लिए बिरयानी बनाऊंगी। तुम्हें बहुत पसंद है ना, तुम बहुत शौक से खाते हो। लेकिन मैंने ना में सिर हिला दिया। मैंने कहा, नहीं, आप चाचा की हैसियत देखकर ही खाना बनाएं। जो पकेगा मैं खा लूँगा। मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया था कि मेरे माँ बाप जिंदा नहीं हैं और फरमाइश सिर्फ माँ बाप से की जाती है। आप लोगों का यही एहसान बहुत है कि मुझे अपने घर पर रखा हुआ है। चाची कहने लगी, तुम मेरे सबसे ज़्यादा करीब हो और अपने होश में तो हो। मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए बिरयानी बना देती हूँ। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। रात को जब चाचा घर पर आए और बिरयानी देखी तो चाची से कहने लगे, मैंने तुमसे कहा भी है कि मेरे हालात के साथ समझौता करना सीख लो, लेकिन तुम हो कि बाज ही नहीं आती। क्या ज़रूरत है ये सब बनाने की। मैं अभी प्लेट में बिरयानी डालने ही लगा था कि चाचा की बात ने जैसे मेरी भूख ही मिटा कर रख दी थी। मैं मजबूरन इस घर में रह रहा था, वरना जिस किस्म का रवैया मेरे साथ मेरे चाचा करते थे, मेरा दिल नहीं चाहता था कि उनके साथ बैठकर खाना भी खाऊं। चाची ने जब देखा कि मैंने अपनी प्लेट में बिरयानी नहीं डाली बल्कि वापस रख दी है, तो वो कहने लगी, बेटा, तुम बैठकर खाना खाओ। फिर चाचा से कहने लगी कि ये मैंने आपके पैसों से नहीं बनाई, जो किराया माजिद के घर और दुकान से आता है उन पैसों से बनाई है। ये कहना था कि मेरे चाचा भड़कने लगे, अब तुम इस तरह के हिसाब किताब रखोगी तो ठीक है, फिर ये भतीजे के पैसों की बनी है तो फिर मैं क्यों खाऊं। ये कहकर वो फौरन खड़े हो गए। चाची कहने लगी, आप क्यों तमाशा बना रहे हैं। मैंने कब आपसे कहा है कि आप खाना नहीं खा सकते। आपने पैसों को बोला था, मैंने बता दिया। लेकिन चाचा वहाँ नहीं रुके, अपने कमरे में चले गए। मेरा दिल भी खाने से बेजार हो चुका था। मैं भी उठने लगा तो चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, इनका तो रोज़ का तमाशा है, तुम बैठो इधर, तुम्हारे लिए तो मैंने बिरयानी बनाई है। ये कहकर चाची ने एक निवाला मेरे मुंह के करीब किया। ना चाहते हुए भी मुझे वो निवाला खाना पड़ा। फिर मैं अपनी प्लेट में बिरयानी डालने लगा तो चाची कहने लगी कि आज मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाती हूँ। ये कहकर वो मुझे अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। लेकिन जो बात मुझे बुरी लगी थी वो ये थी कि वो एक निवाला मेरे मुंह में डालती और दूसरा अपने मुंह में।
और मुसलसल टिकटिकी बांधे मुझे देखे जा रही थी। मुझे उनकी नज़रों से अजीब सी उलझन हो रही थी। हालांकि वो मेरी चाची थी, लेकिन फिर भी अचानक क्यों मेरी सोच उनके रवैये को देखकर बदलने लगी थी। एक बार मुझसे कहने लगी कि तुम अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़े लगते हो, बिल्कुल अपने बाप के नक्शे पर हो। और ये भी कहने लगी कि मेरी शक्ल सूरत अपने बाप से बहुत ज़्यादा मिलती है। मेरी उम्र उस वक्त 16 साल के बजाय 20 साल की लगती है। अपने ख़ानदान में सबसे ज़्यादा तंदुरुस्त और ख़ूबसूरत मैं ही था। मेरी चाची दिखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन मेरे चाचा आम शक्ल सूरत के मालिक थे। चाचा बहुत तेज़ थे और चाची की कोई औलाद भी न थी। चाचा की शादी को 8 साल गुजर चुके थे। शायद यही वजह थी कि उनके घर में हर वक्त कशीदी का माहौल रहता था। चाचा जब भी घर आते तो बात बात पर चाची से लड़ने झगड़ने लगते। एक बार मैं नहाकर बाहर आया तो मैं अपने बाल पोंछ रहा था। उस वक्त चाची नाश्ते का पूछने के लिए अंदर आ गईं। मैं स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। मुझे देखकर कहने लगी कि नाश्ते में क्या खाओगे? मैंने कहा, चाची, जो आप रोज़ बनाती हैं वही ठीक है। ये कहकर मैंने अपना सर तौलिया से पोंछना शुरू कर दिया। मेरे बाल अभी गीले थे कि तो मैंने तौलिया बेड पर रख दिया और कंघा करने लगा, क्योंकि स्कूल के लिए मुझे देर हो रही थी। वो कहने लगी, तुम्हें अपनी कोई भी परवाह नहीं है। ये कहकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बेड पर बिठा दिया और तौलिया उठाकर मेरा सर साफ करने लगी। मुझे ये बात बड़ी अजीब सी लगी थी, क्योंकि मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं था जिसका हर काम चाची करेगी। अभी मैं उन्हें रोक ही रहा था कि एकदम कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने चाचा खड़े थे। ये सब देखकर मेरे चाचा की गुस्से से आंखें लाल हो गईं। शायद उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी थी। चाचा चिल्लाकर कहने लगे, तुम्हें बस इसी की फिक्र है, बाहर आओ और मुझे नाश्ता दे दो, मुझे देर हो रही है। ये कहकर वो चले गए। मैंने चाची से कहा कि मैं अपने सर को खुद पोंछ सकता हूँ, आप जाइए, जाकर चाचा को नाश्ता दे दीजिए। मैंने तौलिया उनके हाथ से खींचकर बेड पर फेंक दिया और अपने बाल बनाकर बैग उठाया और बिना नाश्ता किए ही जाने लगा। लेकिन गेट पर पहुंचते ही मेरे कदम जैसे रुक गए, क्योंकि चाचा चाची के साथ लड़ रहे थे। वो कहने लगे, तुम अंधी हो गई हो। माजिद कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसके कमरे में तुम बेधड़क चली जाती हो। वो जवान जहान लड़का है और तुम मुंह उठाकर उसके कमरे में जाती हो और उसके वो काम करती हो जो आज तक तुमने मेरे लिए भी नहीं किए। इसके बाद चाचा ने एक ऐसा राज बताया कि मेरे कदम वहीं के वहीं जम गए। कुछ देर तक तो मैं सूझबूझ से गाफिल हो गया था। बड़ी अजीब सी हकीकत थी जो मैंने सुनी थी। बहरहाल मैं फ़ौरन गेट से बाहर निकल गया। मेरे कदम तो स्कूल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। फिर मुझे लगा कि शायद चाचा झूठ बोल रहे हैं। जो वो सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शायद वो गुस्से में ये सब कह रहे हैं। बहरहाल पूरा दिन क्लास में गायब दिमागी से क्लास अटेंड करता रहा। घर आकर मैंने इस बात पर गौर से सोचा। फिर ये फैसला किया कि मुझे जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ उसने तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकाल दी। रात को रोज़ चाची मुझे दूध के साथ बादाम खाने के लिए देती और कहती, ये खाकर सोया करो, तुम्हारा दिमाग तेज़ होगा। मैं रोज़ ही वो बादाम खाकर दूध पी लेता और इसके बाद बड़ी गहरी नींद में सो जाता। सुबह सवेरे तरोताज़ा होने के बजाय मैं और भी ज़्यादा खुद को अंदर से बोझल महसूस करता। लेकिन जब मैंने दूध पीने से इनकार किया तो चाची मुझे डांटने लगी। कहने लगी, ये मत समझो कि तुम्हारे चाचा के पैसों का है, ये तुम्हारे पापा के घर और दुकान के किराए से मंगवाया है ताकि तुम्हारी सेहत भी ख़राब ना हो। मैंने कहा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। लेकिन उन्होंने तो मेरे कंधे पर बाजू को फैलाकर दूध का गिलास मेरे मुंह के करीब कर दिया। कहने लगी, चलो शाबाश पियो। पता नहीं क्यों चाची मेरे हर वक्त करीब होने की कोशिश करती रहती थी। मजबूरन ही मुझे वो दूध का गिलास पीना पड़ा। मेरे एग्ज़ाम होने वाले थे, इसलिए मैंने सोचा कि रात को जाग कर पढ़ूंगा। चाची कमरे से जा चुकी थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपनी किताबें खोल कर बैठ गया। लेकिन मुझे महसूस हुआ जैसे मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मैं सोना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे पढ़ना था, लेकिन मेरी आंखें तो यूं थीं जैसे मेरे काबू में नहीं थीं। देखते ही देखते मैं गहरी नींद में सो चुका था और फिर रात के किसी पहर मेरी आंख खुली। मुझे अजीबो गरीब महसूस हो रहा था, लेकिन शायद मैं इस कैफियत को समझ नहीं पा रहा था।
मैं बहुत गहरी नींद में था। इतनी गहरी नींद में मुझे एहसास तो हो रहा था जैसे कोई अजीब सी आवाज़ मुझे दे रहा है। वो आवाज़ें बहुत दबी दबी थीं, शायद बिल्लियों की थीं या किसी औरत की, मुझे समझ नहीं आई। गहरी नींद की वजह से मेरी आँख खुलने से कासिर थी। मेरा दिमाग सुन्न होने लगा था। जब मैं सुबह उठा तो मेरा जिस्म बेहद बोझल था। मैं उठकर बैठा, मेरी किताबें बिखरी पड़ी थीं, क्योंकि मैं अपने कोर्स की किताबें पढ़ते पढ़ते ही गहरी नींद में सो गया था। लेकिन बेड पर कोई किताब न थी। दूसरी बात जिसने मुझे हैरत से धक्का दिया वो ये थी कि बेड की चादर दूसरी जानिब से बिखरी हुई थी। मैंने अपना घूमता हुआ सर पकड़ा, जो अभी भी नींद की आगोश में था। वॉशरूम जाकर ठंडे पानी से मैंने मुंह पर छींटे मारी। फिर जाकर मेरा दिमाग कुछ बहाल हुआ। मैं कमरे में वापस आया तो देखा बेड पर एक सोने का टॉप्स पड़ा था, जो कि किसी लड़की का था। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई थी। भला मेरे कमरे में एक लड़की का टॉप्स कैसे आ सकता है? मैंने वो टॉप्स लिया और मैं उसी के बारे में सोच रहा था जब कमरे का दरवाज़ा खुला और तेज़ कदमों से चाची अंदर आ गई। मैंने अपनी मुट्ठी में टॉप्स को दबोच लिया। मैंने कहा, जी चाची कहिए। वो बेहद परेशान थी, लेकिन गीले बालों से लग रहा था कि अभी वो नहा कर आई है। कहने लगी, कुछ नहीं, वैसे ही तुम्हारे कमरे की चादर ठीक करने आई थी। मैंने कहा, रहने दो, मैं खुद ठीक कर लूँगा। वो कहने लगी, नहीं नहीं, मैं कर देती हूँ, तुम काम क्यों करोगे? मैंने कहा, चाची रात को मैं पढ़ते पढ़ते सो गया था। मेरी किताबें यहीं बिखरी पड़ी थीं, लेकिन सुबह तक तो सब कुछ समेटा हुआ था। वो कहने लगी, हाँ मैं तुम्हारे कमरे में आई थी, तुम बेखबर सो रहे थे, इसलिए मैंने किताबें उठाकर टेबल पर रख दी थी। मैंने इसके बाद कोई भी सवाल न किया, लेकिन मेरे दिमाग में अजीब सी सोच घूम रही थी। लेकिन फिर अचानक से मेरी नज़र अपनी चाची के कान की तरफ गई तो मेरे होश उड़ गए। उनके एक कान में टॉप्स नहीं था और दूसरे में था। मैंने कहा, चाची आपका टॉप्स किधर है? ये कहना था कि वो फौरन उन्होंने अपने कान की तरफ देखा। कहने लगी, पता नहीं, कहीं गिर गया होगा या यहीं कहीं होगा। कहाँ जाएगा? हमारे घर में कौन सा कोई काम वाली आती है जो चोरी करके ले जाएगी? मैंने अपनी हथेली उनके आगे कर दी। उन्होंने मेरी हथेली को खोल कर देखा तो उनका टॉप्स मौजूद था। ये देखकर वो मुझसे नज़रें चुराने लगी। अजीब बात ये थी, चाची ने मुझसे कुछ नहीं पूछा कि ये टॉप्स तुम्हें कहाँ से मिला, कहाँ से आया मेरे पास। वो टॉप्स लेकर कमरे से बाहर चली गई, लेकिन मेरा दिमाग घूम रहा था। ये सब क्या था? इसके बाद से मैं अपनी चाची से और भी ज़्यादा कतराने लगा। 1 महीना ही गुजरा था इस बात को कि चाची की तबीयत खराब होने लगी। उन्हें कुछ भी खाया पिया हजम नहीं हो रहा था। अब तो उनसे काम भी नहीं होता था, पूरा दिन सोई रहती थीं। चाचा अलग जान का अजाब बनाकर बैठ गए थे। कहने लगे, तुम्हें पता है ना, तुम बीमार होती हो तो मेरा घर उल्टा पुल्टा हो जाता है। चलो मेरे साथ, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। लेकिन चाची कहने लगी, वो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगी, वो घर के टोटकों से ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन 3 दिन गुजर गए, चाची की हालत अभी भी खराब थी। मैंने कहा, चाची मैं आपको अस्पताल ले जाता हूँ, लेकिन वो इनकार करने लगी। लेकिन जब उनकी तबीयत में कोई सुधार पैदा न हुआ तो फिर चाचा उन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ डॉक्टर के पास ले गए। लेकिन जब वापस आए तो चाचू आग बबूला हो रहे थे। सहन में चाची से लड़ना शुरू कर दिया। कहने लगे, मुझे बता दो कि तुमने ये गुनाह कब किया है? तुम कैसे मेरे साथ ये सब कर सकती हो? मुझे समझ नहीं आ रहा था चाचा उन्हें क्यों डांट रहे हैं। चाची तो पहले ही अपनी तबीयत की वजह से पीली पड़ चुकी थी, लेकिन उस वक्त उनकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने कहा, चाचा आपको नज़र नहीं आ रहा चाची की तबीयत ठीक नहीं है और आप उन्हें ऐसे क्यों डांट रहे हैं? मेरी बात सुननी थी कि उन्होंने एक ज़ोरदार तमाचा मेरे मुंह पर जड़ दिया। फिर वो कहने लगे, सारे फसाद की जड़ तो तू है, तुझे शर्म नहीं आती अपनी चाची के साथ मुंह काला करते हुए? ये सुनना था कि मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? वो कहने लगे कि ये प्रेग्नेंट है। ये सुनना था कि मैं चुप हो गया। मैंने कहा, ये आपकी बीवी हैं। अगर ये उम्मीद से हो गई हैं तो आपको खुश होना चाहिए। कई साल से आप लोग बे औलाद हो और अगर ऊपर वाले ने आपको औलाद से नवाज दिया है तो बजाय शुक्र अदा करने के उल्टा इल्ज़ाम लगा रहे हो, और वो भी मुझ पर। आप होश में तो हैं? ये मेरी चाची लगती हैं, मैं कैसे कोई गुनाह कर सकता हूँ? ये तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। मेरा ये कहना था कि चाचू कहने लगे, मैं एक बांझ मर्द हूँ, औलाद पैदा नहीं कर सकता, और ये सिर्फ तुम्हारी चाची है, तुम्हारी माँ नहीं है।
मेरे सामने मासूम बनने की कोशिश मत करो। जो कुछ तुम दोनों ने किया है, मैं कभी भी इस औरत को अपने साथ नहीं रख सकता। मुझे तो लग रहा है कि किसी ने मेरे सर पर कोई बम फोड़ दिया हो। यही बात उस वक्त चाचा ने मेरी चाची से की थी, जब उस दिन मैं स्कूल जाने लगा था, और ये बात सुनकर मैं वहीं रुक गया था। लेकिन मैंने इस बात को इतना संजीदगी से नहीं लिया था। मुझे लगा था कि चाचा ये सब गुस्से में कह रहे हैं। हकीकत ये नहीं हो सकती। मैं तो अभी उन्हीं सोचों से बाहर निकला था जब चाचा चाची को तलाक देने के लिए कहने लगे, निकलो यहाँ से बाहर। चाचा ने हम दोनों को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। चाची रोए जा रही थीं। वो वक्त ऐसा नहीं था कि मैं उनसे कोई सवाल जवाब करता, इसलिए मैं उन्हें अपने घर ले आया। वहाँ के किराएदारों को भी 2 दिन का वक्त दे दिया कि वो ये घर खाली कर दें। मैं कमरे में चाची को लेकर बैठ गया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि उनसे बात कैसे शुरू करूं। मैंने कहा कि आप शायद मुझे नशे का दूध देकर गुनाह करती थी। ये सब क्यों किया? माना कि आप मेरी माँ नहीं हैं, लेकिन मैंने आपको हमेशा माँ का दर्जा दिया था। लेकिन चाची ने मुझे कोई जवाब न दिया, बस मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी। किराएदार अब जा चुके थे। उस घर में सिर्फ मैं और चाची रह गए थे। मैंने उन्हें कहा कि ये गुनाह अपने वजूद से ख़त्म कर दो, क्योंकि मैं किसी भी रिश्ते को नहीं जानता, ना ही मानता हूँ। चाची ने तब मुझे कोई जवाब न दिया। 9 महीने का वक्त ऐसे ही गुजर गया था, लेकिन जैसे ही उनके घर में बेटा पैदा हुआ, उन्होंने उसका डीएनए टेस्ट करवाया, जो कि उसके पति के साथ मैच था। फिर उसने मुझे सारी हकीकत बताई। चाची ने मुझे बताया कि तुम्हारे चाचा बांझ थे, लेकिन उनका इलाज हो सकता था, लेकिन फिर भी वो इलाज नहीं करवाते थे। लेकिन फिर भी मैं चोरी छुपे उसे हकीम की दवा पिला रही थी। उसे पिलाने के बाद तुम्हारे चाचा बिल्कुल बेकाबू हो जाते, इसलिए मैं तुम्हें नींद की दवा देती थी ताकि तुम कमरे से बाहर ना निकलो। ये बच्चा मेरे पति का है। अगर मैं पहले उसे यकीन दिलाती तो मेरी वो एक न सुनता, इसलिए मैंने उसे पहले ही पैगाम भिजवा दिया था कि ये तुम्हारा ही बच्चा है, तुम इसका डीएनए टेस्ट करवा लो। अगर ये बच्चा तुम्हारा ना हुआ तो तुम बेशक मुझे तलाक दे देना, और अगर ये बच्चा तुम्हारा है तो तुम मुझे अपना लेना। और तुम्हारे चाचा ने भी घर से निकालते वक्त यही कहा था कि अगर ये मेरा बच्चा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, और अगर तुमने सच्चाई साबित कर दी तो मैं तुम्हें अपना लूँगा। मुझे याद आने लगा कि वाकई चाचा ने यही अल्फाज बोले थे। वो इस सूरत में मेरी चाची को तलाक देंगे कि अगर ये औलाद उनकी ना हुई तो चाची को तलाक हो जाएगी। जबकि अब ये बात साबित हो चुकी थी, तो चाचा चाची को लेने आ रहे थे, लेकिन मैंने जाने से इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं अपने घर में अकेला रह सकता हूँ और अपने बाप की दुकान भी संभाल लूँगा, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी किसी आजमाइश में पड़ जाए। चाची कहने लगी कि तुम्हें अगर ये लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें अपना बेटा समझती हूँ, और उस दिन जो मेरा टॉप्स गिरा था वो शायद तुम्हारी किताबें उठाते वक्त गिर गया होगा, लेकिन अब सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। मैंने फिर भी अपनी चाची की बात नहीं मानी और अपने घर में ही रहने लगा। मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।